Okay girls, let's start our lecture. अच्छा, हम यहाँ पे थे that there is a relationship between V, R and omega, that is the linear velocity and the angular velocity. ठीक है? Now using the same, we can continue for angular acceleration. Angular acceleration में भी हम फिर कहते हैं कि अगर मेरे पास angular acceleration है और linear acceleration है तो उनके दरमियान मेरे पास क्या relationship होगा. So for this purpose we will say that already मेरे पास V is equal to R omega का relationship आ चुका है. ठीक है? तो अगर ये relation मेरे पास है, then I can say that delta V is equal to R delta omega. दोनों साइड पे अगर मैं डेल्टा का निशान लगा दूं, and if I say कि if there is a small change in velocity, linear velocity, तो चूंकि बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसके साथ साथ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी के साथ साथ मेरे पास क्या होगा कि एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगा. अगर स्मॉल चेंज इन linear displacement gives rise to small change in angular displacement, is therefore in the same way we will say a small change in linear velocity will give rise to change in angular velocity. If I say divide both sides by delta t, so delta v by delta t, this will be equal to R delta omega divided by delta t, right? So अब आपके पास rate of change of linear velocity will give you rate of change of angular velocity. So what is the rate of change of linear velocity? It is a acceleration. And R तो फिक्स है, उसका तो टाइम के साथ साथ कोई फर्क नहीं पड़ता. इट्स अ फिक्स रेडियस ऑफ द सर्कल, तो वो अपनी जगह आ जाएगा. एंड डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, इट विल गिव यू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा व्हिच इज नोन एज द एंगुलर एक्सेलरेशन. तो अब मेरे पास रिलेशनशिप आ गया है बिटवीन ए एंड अल्फा. तो ये मेरे पास हमने रिलेट किया एंगुलर वेलोसिटी एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, जिस तरह से हमने एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी के साथ किया था और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ किया. ये इन तीनों के आपस में रिलेशनशिप आ गए हैं. ठीक है? इसके अलावा फिर हम कहते हैं कि कोई भी बॉडी जब सर्कल में मूव करती है, सर्कल में मूव करने के साथ साथ कोई भी बॉडी जो भी बॉडी मूव कर ही नहीं सकती है सर्कल में unless until it is acted upon by certain force, right? तो फोर्स जो मेरे पास अप्लाई होता है बॉडी पे वो क्या है? दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो जो भी बॉडी आपके पास मूव करेगी सर्कल में, तो हम कहते हैं कि देयर इज अ force required and that force is known as centripetal force और उससे जो रिलेटेड एक्सेलरेशन होगा दैट इज नॉन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ठीक है? सो अब हमने ये सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आप लोगों ने हमेशा इसको ये पढ़ा है ए से बॉडी मूव की तरफ बी की तरफ जा रही है तो क्यों जाती है. हमारे पास बॉडी मूव कर रही है और भी मैंने थोड़ी देर पहले कहा है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी परपेंडिकुलर टू आर. इनके दरमियान एंगल 90 का बनेगा. ठीक है? इस पॉइंट पर फिर मेरे पास जो है वेलोसिटी इस साइड पे होगी. तो हर पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी क्यों चेंज होती है? किसी बॉडी की वेलोसिटी सिर्फ उस वक्त चेंज होती है जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करता है. फोर्स के बगैर किसी बॉडी के, हमने पहले ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन unless until acted upon by a force. ठीक है? Either it will remain at rest. ये हमने डिफाइन किया था. अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि मैं स्ट्रेट लाइन में जाऊं, देखे, लेकिन कोई फोर्स है जिसको हर पॉइंट पे अपनी तरफ खींचेगा. इधर इस पॉइंट पे ये जब आएगा तो ये फिर सीधा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई फोर्स है जिसको अपनी तरफ compel कर रहा है. So this force which compel the body to move in a circular path is known as centripetal force. ठीक है? अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने डिराइव करना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स जब मेरे पास आएगा तो इसकी हमारे हम पढ़ते हैं, आप लोगों ने मैट्रिक में भी शायद पढ़ा है, लेकिन उसमें आप डायरेक्ट इसकी बस इक्वेशन लिख लेते हैं दैट सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. ठीक है? बनी बनाई आपको मिली हुई है. अब हमने इस चीज को डिराइव करना है कि ये किस तरह से मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इसके इक्वल आ रही है और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे यूज करने हैं. ठीक है? सो उसके लिए
हम कंसिडर करते हैं कि मेरे पास बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, लेकिन फोर्स उसको कंपेल कर रहा है सेंटर की तरफ, एंड इफ आई से बॉडी मूव फ्रॉम ए टू बी, तो आपके पास एंगल बनेगा थीटा, राइट। यहां से मैं दोबारा बना लेती हूँ इधर, बॉडी मूव फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, और ये एंगल बनाएगा थीटा। स्मॉल सा एंगल भी बना सकता है, लेट अस कंसीडर कि मैं बहुत स्मॉल एंगल दे कर रही हूँ, थोड़ी सी ए से बी, ये डिस्टेंस मेरे पास बहुत कम है। और अब इधर जो मेरे पास वेलोसिटी है, लेट्स से दिस इज v, और इधर जो मेरे पास वेलोसिटी है दिस इज v1 एंड दिस इज v2, ठीक है। अगर मैं इन दोनों वेलोसिटीज को लूं, ये मैंने थोड़ा सा सही नहीं बनाया, मेरे पास एक वेलोसिटी है v1 और ये एक वेक्टर है, और अगर मैं इसको यहाँ पर अलग बना दूं, ये देखिए इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, ये v2 है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा v। तो मेरे पास v1 माइनस v2, अब देखें ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू v1, और ये आपके पास अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर आप इसको करें, v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू द रिजल्टेंट v2, ऐसा है कि नहीं? हेड टू टेल रूल को अगर आप रिकॉल करें, ये v1 है, एक वेक्टर है, ये आपके पास डेल्टा v दूसरा आ गया, ये मैंने क्या किया है, एक ये वेलोसिटी ली है और दूसरी ये वेलोसिटी ली है, दोनों वेक्टर्स हैं, और उसी तरह से मैंने उसको ड्रॉ किया है जैसे उसका डायरेक्शन है v1, और ये आपके पास आ जाएगा v2। इन दोनों के दरमियान फिर मैंने उसको कनेक्ट किया है, एंड आई से कि इनके दरमियान जो डायरेक्शन है कितना फर्क है उसमें, डेल्टा v, राइट। दिस इज अ थर्ड वेक्टर। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देख लें तो हम इस पे हेड टू टेल रूल अप्लाई कर सकते हैं, v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2, ऐसा है कि नहीं है, राइट। और आई कैन से दैट अगर मैं v2 को इधर ही छोड़ दूं, इसको v2 कर दें और माइनस इसको इधर ले आए आसानी के लिए, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा v, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू डेल्टा v आपके पास आ जाएगा। ये आपने v1 और v2 को यहाँ से लिया है, ये हम डिराइव करना चाहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की डिराइवेशन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है, राइट। नाउ अगर अब आप कंपेयर कर लें, कंपेयर करें इनको, देन वी कैन से मेरे पास जो पॉइंट है ए बी, दिस इज पॉइंट ए पॉइंट बी, और ये मेरे पास रेडियस आर है, इनका तो मैंने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है। देन इफ यू लुक एट द ज्योमेट्री, देन वी कैन से दैट आर्क ए बी बाय आर्क ए सी, आपके पास, मैं आपकी बुक में फिगर ढूंढ रही हूँ कि आपके पास कौन सी फिगर का मैं आपको रिकमेंड कर लूँ। ओके, आपकी बुक में मैंने दिया ही नहीं है। ये जो फिगर 5.7 ने दी है, जैसे कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r with uniform velocity v, c is center of the circle, इन्होंने इसको c center of the circle दिया हुआ है, and they say that at time t1 velocity of the body is v1, ठीक है, टाइम t1 पर आपके पास वेलोसिटी v1 है, and at time t2 velocity of the body is v2, and let now we draw a triangle pqr, ये इसको उन्होंने P कहा है, इस पॉइंट को, इसको Q कहा है,
और इस पॉइंट को उन्होंने आर कहा है, पी क्यू आर। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इफ यू वांट टू कंपेयर विद योर बुक तो आपको आसानी हो। पी क्यू आर, जैसे दिस इज अ ट्राइंगल जो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, such that PQ is equal and parallel to V1 and PR is equal and parallel to V2 as P is uniform, V1 is equal to V2 is equal to V। ये V1 उन्होंने कहा कि सर्कुलर बॉडी जो है वो मूव कर रही है, आपके पास बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, बस उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, बट इट्स स्पीड रिमेन्स द सेम, यानी उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसलिए उसने कहा कि लेट्स से दैट V1 is equal to V2 इज इक्वल टू वी। हर पॉइंट पर आपके पास इसकी मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे ये डायग्राम ड्रॉ किया है तो इसमें V1 और V2 में चेंज आया है ओनली बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में कितना चेंज आया है, वो डेल्टा V आपके पास आया है, उसका चेंज। And if the change in velocity of the body in time interval delta t is t2 minus t1, then time delta t is very small and delta v is so small that in that case arc AB, ये इसको उन्होंने ये जो arc है, जैसे this arc AB is approximately equal to chord AB। What is arc and chord? arc का मतलब जब हम कहते हैं कि ये इस तरह से, ये अगर ये आर्क ए बी है तो अगर मैं इसको बहुत स्मॉल कर लूं, यानी अगर मेरे पास ये डिस्टेंस है और ये आर्क ए बी बहुत स्मॉल है, टाइम बहुत स्मॉल है, डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है, तो अगर मैं इस बी को बिल्कुल करीब ले आऊंगी इधर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है ये बहुत कम हो जाएगा और ये ए बी जो है ये कॉर्ड बन जाएगा। कॉर्ड का मतलब है इट विल बी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, ये आर्क की फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि ये बहुत करीब है, तो ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। एंड देन वी से दैट on comparing we say delta ACB and delta QPQR are isosceles। ये जो है आपके पास ACB, ये जो ट्राइंगल हमने लिया है और ये जो ट्राइंगल है PQR, they can be compared। आइसोसेल्स का मतलब ये है कि इनमें आपके पास का इनके एंगल भी सेम है और इनके ये देखे दो साइड्स भी आपके पास ये वाले जो हमने लिया हुआ है V1 और V2 और इनके जो दरमियान चेंज आ रहा है, तो ये सब हमने ये ट्रायंगल इसी से बनाया हुआ है, जिसकी स्पीड भी सेम है, V1 और V2 का मैग्नीट्यूड आपके पास सेम आ रहा है और जो एंगल यहाँ पर बनेगा थीटा, ये भी चूंकि ये दोनों सिमिलर आपके पास आ रहे हैं, ये दोनों आपके पास सिमिलर आ रहे हैं, therefore we say कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके पास इनके एंगल भी सेम होंगे और इनके ये दो साइड्स भी सेम आएंगे। सो वी कैन कंपेयर देम। इनको कंपेयर करने का मतलब ये है कि जो आर्क ए बी है दिस और जो मेरे पास ए सी है, आर्क ए बी एंड आर्क ए सी, इनका अगर मैं रेशो ले लूं ए बी बाय ए सी, दिस विल बी इक्वल टू QR, this is QR by PQ। ये क्यों, ये इसने क्यों लिया है? अब देखें, ये मेरे पास सेंटर है ना P, अगर मैं यहाँ पर एक इसको सबटेंड कर लूं और इसको सर्कल की फॉर्म में ले लूं, तो यहाँ पर मेरे पास ये P सेंटर है और यहाँ पर मेरे पास ये C सेंटर है, राइट? तो मैं ACB और यहाँ पर QPR को ले रही हूँ एंड जैसे दे आर आइसोसेल्स एंड आइसोसेल्स का मतलब ये है कि इसका एंगल थीटा भी सेम होगा और इनके दो साइड्स भी सेम आएंगे। सो जैसे अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ, तो अगर मैं कंपेयर करूंगी तो इसका जो आर्क होगा AB डिवाइडेड बाय उसका जो रेडियस होगा AC, दिस शुड बी इक्वल टू आर्क ऑफ दिस सर्कल, क्या है वो, QR डिवाइडेड बाय QP, यानी इसका आर्क डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस और इसका आर्क डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस, it should be the same। So AB by AC is equal to QR by PQ। इसको आप नए लोग एंटर हो गए हैं, जरा मैं दोबारा से कर रही हूँ इसको।
v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमारे पास पहले से रिलेशनशिप डिराइव है, डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा एंड डेल्टा v बाय डेल्टा t विल बी इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज a एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अल्फा। तो ये हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया है। अब मैं सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ आ रही हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, द फोर्स विच कंपेल द बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। आप हमेशा से इसको पढ़ रहे हैं कि F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, लेकिन आज हमने इसका रिलेशनशिप डिराइव करना है। सो उसके लिए मैंने कंसिडर किया है एक सर्कल को, एंड वी से कि मेरे पास एक बॉडी एट पॉइंट A है और देन इट मूव फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। सो एट टाइम t1 velocity of the body at point A is v1 and at time t2 velocity of the body at point B is v2, right? अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो मेरे पास v1 है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये v2 है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही सर्कल में, लेकिन इनके डायरेक्शन से डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि मैग्नीट्यूड v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v, पर चूंकि डायरेक्शन डिफरेंट है इसलिए मैं हर एक को एक डिफरेंट वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगी। ये मेरे पास v1 है, राइट? अगर मैं एक वेक्टर v1 ले लूं और दूसरा वेक्टर v2 ले लूं और इन दोनों के सेंटर को मिला लूं तो इनके दरमियान जो डायरेक्शन का डिफरेंस आया हुआ है वो मैं रिप्रेजेंट करूंगी बाय डेल्टा v। ये देखें, ये v1 हो गया, ये v1 है और ये v2 है, तो इतनी देर में इसके डायरेक्शन में कितना चेंज आ गया है? डेल्टा v। ठीक है, अच्छा अब ये जो डेल्टा v है ये अगर आप इसको देख लें और आप रिकॉल करें अपने वेक्टर्स को जिसमें हम वेक्टर एडिशन में ऐड करते हैं इनको अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। तो अगर आप देखें, दिस इज योर वेक्टर v1, दिस इज अनदर वेक्टर डेल्टा v, इनको मैंने ऐड किया है। ये मैंने इसको डिराइव ड्रॉ किया था फ्रॉम हियर, लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2 है। सही है ना? तो अगर ये v1 है और ये दूसरा वेक्टर डेल्टा v है तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ कि v1 प्लस डेल्टा v इज इक्वल टू v2, राइट? अब अगर मेरे पास ये v2 है सो आई कैन राइट दैट ये v2 हो जाएगा और v1 को मैं इस साइड पे ले आऊंगी, सो v2 माइनस v1 विल बी इक्वल टू डेल्टा v। लिख सकती हूँ इस तरीके से। देन दे से if you look at this triangle and this triangle, so they are same, क्योंकि ये हमने इसी से डिराइव किया है। तो अगर इनको मैं देखूंगी तो ये मेरे पास आइसोसेल्स हैं, यानी इसमें थीटा भी सेम है और दो साइड्स भी इसके सेम आएंगे। So I can say that AB, arc AB divided by its radius AC should be equal to arc PQ। यहाँ पर मैं अगर इस PQ को कंसिडर करूं एज एन आर्क और इसको एक्सटेंड कर लूं तो ये मेरे पास एक सर्कल की तरह हो जाएगा ना। इफ यू लुक एट दिस, ये देखें, ये मेरे पास है v1, ये मेरे पास है v2 और इनके दरमियान ये जो ये है ये मेरे पास है डेल्टा v और ये मेरे पास पॉइंट P है। अगर इसको मैं ये अनदर वेक्टर है, अगर इसको मैं कंसीडर करूं एज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये देखें इस तरह ले सकती हूँ ना, ये डेल्टा v ये हुआ और ये AB और यहाँ पे आपके पास ये जो दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R। तो वो कह रहे कि इनको कंपेयर करो। अब कंपेयर करोगे तो ये आर्क AB है और उसके बाद डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस AB बाय इट्स रेडियस AC should be equal to this RQR divided by its radius PQ। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे कि मेरे पास ये जो है ये ए बी किसके इक्वल है। ये इसको हमेशा मैं कहती हूँ कि ए से बी तक आप जाते हैं तो ये डिस्टेंस मेरे पास एस है। सो आई कैन से ए बी इज एस डिवाइडेड बाय ए सी क्या है, वो आर है, राइट? और ये क्यू आर क्या है? क्यू आर मेरे पास डेल्टा वी है, राइट? और मेरे पास ये QP क्या है? ये मेरे पास इस वक्त V1 है, बट V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लगा लूंगी V। समझ आ गई इस बात की?
So S by R is equal to delta V by V. अगर मेरे पास ये चीज आ गई है, then I can say कि इसकी वैल्यू मैं लगाऊंगी. What is S? S is equal to VT. ये हमने पढ़ा है ना. S is equal to VT और डेल्टा S is equal to V डेल्टा T. इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ. S by R is equal to delta V by V आ जाएगा. Now we have S is equal to VT. तो डेल्टा S is equal to क्या होगा? V डेल्टा T हो जाएगा ना. इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लूँ, लेट्स से इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा S by R is equal to delta V by V. ये वाली इक्वेशन आ गई है. स्मॉल चेंज इन S will give you small change in velocity. तो S मेरे पास क्या है? It is equal to V delta T divided by R is equal to delta V by V. ऐसा हो जाएगा. ठीक. अगर मैं इस V को इस साइड पे ले आऊंगी, सो आई कैन से, और डेल्टा T को इधर ले आऊं और V को उस साइड पे ले जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय R will be equal to delta V by delta T. ऐसा हो जाएगा. What is delta V by delta T? This is equal to A. Rate of change of velocity is A. So I can say A is equal to V square by R. अब इससे मैंने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर ली है कि ये जो बॉडी मेरे पास मूव कर रही है सर्कल में, तो सर्कल में ये जो बॉडी मूव कर रही है, दिस वन, ये बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है, ये वाला आ गया. S by R is equal to delta V by V. तो ये रिलेशनशिप मुझे दे रहा है A is equal to V square by R. ये इस सर्कल में जो बॉडी मूव कर रही है उसकी एक्सेलरेशन है. अब मैं कहती हूँ कि जब बॉडी A से B की तरफ जा रही है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, और वो जो चेंज आता है वेलोसिटी में, उसकी वजह से हम इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और उस एक्सेलरेशन को मैंने डिराइव किया कि वो कितना है, वो A is equal to V square by R है. And this is known as centripetal acceleration. क्योंकि सर्कल में जो बॉडी मूव कर रही है उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. तो उसकी वजह से जो मेरे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसको मैं कहूंगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R. ठीक. अगर ये मेरे पास V स्क्वायर बाय R है, अब एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अब मैं इसकी डायरेक्शन की फिक्र करूंगी कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो जाहिर है कि मेरे पास जो भी बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, और जब वो मेरे पास मूव करती है फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, तो ये जो सर्कल, इसका जो R है उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है. ये A की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी. तो चूंकि बॉडी भी हम कंपेल कर, ये R की डायरेक्शन है, लेकिन बॉडी जो है वो इस सर्कल में से निकलने की कोशिश करती है और कोई फोर्स है जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है. तो अब जो मेरे पास ये R की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है, लेकिन A की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है, राइट. तो मैं A की डायरेक्शन को फाइंड आउट करूंगी फ्रॉम R बट अपोजिट टू R, क्योंकि ये बॉडी जो है उसका वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और एक्सेलरेशन और जो फोर्स है वो उसको अंदर लाने की कोशिश कर रहा है. तो जाहिर है फोर्स की जिस डायरेक्शन होगी वही आपके पास एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी. सो आई विल से that in this case, if I want to find the direction of the centripetal acceleration, I will say it is equal to V square by R. लेकिन उसकी डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगी by R वेक्टर.
यानी जो आपके पास डायरेक्शन आर का है वो मुझे बताएगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, लेकिन ये इसके अपोजिट है, माइनस वी स्क्वायर बाय आर आएगा, ठीक। एंड सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आई से एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ये फोर्स कितना होगा, जाहिर है फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो जितना आपके पास फोर्स होगा, जो जितना एक्सेलरेशन होगा उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर लें, सो इट विल बी इक्वल टू एम, और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, वी स्क्वायर बाय आर। अब अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूंगी तो अगर फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर, इसकी डायरेक्शन होगी आर वेक्टर, बट अप डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास, राइट। अच्छा, इसको मैं एक और फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख सकती हूँ, एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो आई कैन से, यहाँ से पहले मैं इसको लिख लेती हूँ कि मेरे पास v जो है वो किसके इक्वल है, ओमेगा r के इक्वल है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया। सो ए सी इज इक्वल टू ओमेगा v स्क्वायर है, तो मेरे पास v इज इक्वल टू ओमेगा r है, उसका स्क्वायर ले लूंगी डिवाइडेड बाय r, so it is equal to omega square r square divided by r, it will be equal to omega square r। ये हो जाएगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको गिवन हो और आपको रेडियस गिवन हो, so you can calculate the centripetal acceleration। लेकिन अगर आपको लीनियर वेलोसिटी गिवन है और रेडियस गिवन है, so you can calculate the centripetal acceleration by this formula, और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी गिवन है तो आप इसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर मेरे पास a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r है, और साथ में आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप, ये आपके पास हो जाएगा, ये r है ना, तो अगर मैं इधर यहाँ पे r वेक्टर का निशान लगा लूंगी तो व्हाट इज r वेक्टर। अच्छा, r वेक्टर आपके पास किसके इक्वल होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन इस वक्त सिर्फ आप इसके ऊपर उस डिटेल में नहीं जाते, फिर आपके पास इसके ऊपर ही डाल दें, क्योंकि फिर आपके पास आर स्क्वायर आएगा, सो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो फोर्स है इसको भी मैं इसी तरीके से लिख सकती हूँ कि एम, और इसको ये आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये आपके पास एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा। अच्छा, आर वेक्टर मेरे पास किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू आर वेक्टर इंटू आर यूनिट। आर वेक्टर का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई इस यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बाय r है, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी बाय सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर से, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर r यूनिट वेक्टर, राइट। और यहाँ पर भी आपके पास आएगा r, अच्छा इसको मैं दोबारा आपको बता दूं, a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ये r यूनिट वेक्टर है ना, तो r यूनिट वेक्टर को जब हमने a इज वी स्क्वायर बाय r, और इसको मैंने r यूनिट वेक्टर कैसे लिखा है, इसको तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि a जो है cp इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय r है, और अगर मैंने अभी आपसे कहा कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको जब मैं r यूनिट वेक्टर लिखूंगी तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, r यूनिट वेक्टर के साथ, ठीक है ये, एंड इफ आई से माइनस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय r इंटू r यूनिट वेक्टर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर r इंटू r यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये देखें मेरे पास r वेक्टर जो है वो r इंटू r यूनिट वेक्टर की इक्वल है, इसलिए यहाँ पे मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर लिखती हूँ। अच्छा, ये वाली चीज है ना, ये इस तरह यहाँ से आई है, इसको आप समझ लें, ये मैंने इसकी डिराइव यहाँ पे कर ली है।
कि जब आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ये तो आर यूनिट वेक्टर है, लेकिन जब मैंने ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख लिया तो आर आर कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर है और इसकी जब मैं वैल्यू यहाँ पे लगाऊंगी, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगी, तो फिर ये आपके पास हो जाएगा, इधर लिखती हूँ जरा, एम ओमेगा स्क्वायर आर into r unit vector, ये आपके पास f आ जाएगा, this will be equal to m omega square r dot r unit vector, मेरे पास क्या है, वेक्टर है, इसलिए मैंने इसकी वेक्टर फॉर्म में ये लिखा है और ये यूनिट वेक्टर। अगर आपको क्लियर नहीं है तो इसको दोबारा कर लेती हूँ। गलत समझ आ रही है कि नहीं, दोबारा इसको रिपीट कर लूं, क्या है सिचुएशन? टाइमिंग्स जो है क्लियर है, ओके ठीक है। तो इसके साथ आपके सेंट्रीपिटल फोर्स का ये खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह फिर हम पढ़ेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। एक और, अगर मेरे हर एक्शन जो मेरे पास है, अभी हमने ये था थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसका एक अपोजिट फोर्स भी है, नॉन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, राइट? उसमें प्लस साइन नहीं आएगा, प्लस साइन आएगा और नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर। ये टुवर्ड द सेंटर है, वो अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, ठीक है? लेकिन ये इसका रिएक्शन फोर्स है। सो देयर आर टू फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्स which compel the body to move in a circular path, लेकिन उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो मेरे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा तो बॉडी सेंटर की तरफ गिर जाएगी, लेकिन ये दोनों फोर्सेस जो हैं बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन के तौर पे एक्ट करते हैं, देयरफॉर बॉडी जो है वो सर्कल में मूव करती है कंटिन्यूअसली, राइट? ओके, थैंक यू। अगर इसके बाद आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है, अच्छा समरी दे दूं, ओके ठीक है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल फोर्स, मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेती हूँ थोड़ा सा, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स में आई से व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो आपके पास जाहिर है हर पॉइंट पे ये मूव करेगी तो सर्कल में तभी जाएगी जब आपके पास ये डिस्टेंस चेंज करेगी। और कौन सी डिस्टेंस चेंज करेगी? ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इट कैन मूव फ्रॉम ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी एंड सो ऑन। तो इसकी डायरेक्शन जो है आपके पास चेंज होती जाएगी और साथ में आपके पास इसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा, लेकिन इसके मैग्नीट्यूड सेम होगा वेलोसिटी का। तो हम कहते हैं कि स्पीड सेम है और